नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में कुछ बड़ी सियासी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रीवा से मिल रही बड़ी खबर की, जहां संजय गांधी अस्पताल में आग से हड़कंप मच गया है। अस्पताल की दूसरी मंजिल से उठ रहा है धुआं। आईसीयू में बाहर पड़े कचरे में आग लगी थी। आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आईसीयू में भर्ती मरीज और परिजन बेहद परेशान हुए। बड़ी खबर रीवा से, जहां संजय गांधी हॉस्पिटल में आग से हड़कंप मच गया। अस्पताल की दूसरी मंजिल से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आईसीयू में बाहर पड़े कचरे में आग लगी थी। आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने से हड़कंप मच गया था पूरे हॉस्पिटल में। अफरा तफरी का माहौल बन गया था आग लगने से। आईसीयू में भर्ती मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान होते हुए नजर आए कुछ समय के लिए। तो आईसीयू के बाहर पड़े हुए कचरे में आग लगी थी, जिससे पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। संजय गांधी अस्पताल का यह मामला है। हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से धुआं उठता हुआ नजर आया, जिसके बाद हर कोई घबरा गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया वहां पर, और जो आईसीयू में भर्ती मरीज थे और उनके परिजन थे काफी देर तक परेशान होते रहे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। एक बड़ा हादसा टल गया, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। रीवा से बड़ी खबर, संजय गांधी हॉस्पिटल में आग लगने से हड़कंप मच गया था। लोग डर गए थे। अस्पताल की दूसरी मंजिल से आग का धुआं उठता हुआ नजर आया। आईसीयू में बाहर पड़े कचरे में आग लग गई थी। आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन जो मरीज थे, उनके परिजन थे, वो बेहद डर गए थे, परेशान हो गए थे। काफी देर तक परेशान होते रहे मरीज और उनके परिजन। हॉस्पिटल में धुएं से कई मरीजों को दिक्कतें भी हुई, परेशानी भी हुई, और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल में यह घटना घटित हुई, जहां आईसीयू के बाहर पड़े हुए कचरे में आग लग गई थी। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही आग लगी थी, दहशत का माहौल था, लोग डर गए थे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, जिससे एक हादसा निश्चित तौर पर टल गया है। किस तरीके से धुआं पूरे हॉस्पिटल में भर गया था दूसरी मंजिल पर, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और जैसे ही आग लगी, धुआं उठा, उसके बाद आईसीयू से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आईसीयू के बाहर पड़े हुए कचरे में आग लग गई थी। हालांकि ये आग कैसे लगी, किसकी लापरवाही थी, ये जांच का विषय, और ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी थी। लेकिन जैसे ही आग लगती है, धुआं उठता है, वैसे ही सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचते हैं, आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन इस दौरान जो मरीज थे और उनके परिजन थे, सब बेहद डर गए थे और काफी देर तक परेशान होते रहे। कई मरीजों को दिक्कत भी हुई धुएं की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर धुआं भर चुका था, जिससे कई मरीज परेशान होते हुए भी नजर आए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? बताया जाता है कि आईसीयू के बाहर पड़े हुए कचरे में आग लग गई थी, कैसे लगी थी आग? देखिए, जो फायर इंजीनियर है, उनका कहना यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो कचरा रखा हुआ था गैलरी में, उससे आग लग गई थी, और तेज धुआं के साथ में लपटें जैसे निकली तो भगदड़ मच गई। अस्पताल में जो भी मरीज थे, आईसीयू में भर्ती थे, उनके परिजन उनको लेकर दौड़ने लगे और उनको सुरक्षित करने का प्रयास करते रहे। तो कुल मिला के 15 से 20 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहा।
लेकिन अस्पताल प्रबंधन की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला और जल्द ही जो फायर सेफ्टी वाले वहां पे तैनात थे और उन्होंने मौके पे पहुंचे और अग्निशामक यंत्र के माध्यम से आग पे काबू पाया। एक बड़ा हादसा होते होते बचा और अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा टला है शिवेंद्र, और हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जब धुआं भर गया था आईसीयू में, तो दूसरी जगह मरीजों को शिफ्ट भी किया गया होगा शिवेंद्र। जैसे ही धुआं भरा, लोग अफरा तफरी के मच गई और जो वहां पे आईसीयू में भर्ती मरीज थे उनके परिजन चिंतित होकर शोर शराबा करने लगे। तो ऐसे में जो वार्ड बॉय होते हैं उन्होंने स्ट्रेचर की व्यवस्था की और जो गंभीर मरीज थे जो आईसीयू में भर्ती थे उनको अन्य जगहों पर शिफ्ट करने का प्रयास किया। हालांकि जल्द ही आग पे काबू पा लिया गया, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 1 घंटे के तक बिजली आपूर्ति अस्पताल की बंद रही जो अब बहाल हो गई है। जी शिवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आइए आप देखेंगे 23 की महाभारत। चुनाव में भगवान, कभी राम तो कभी हनुमान। नेता जब तक चुनाव में राम हनुमान की बात नहीं करेंगे तब तक लगता ही नहीं है कि चुनाव है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई राम की पतवार के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत में है। अब एमपी में भी एक बार फिर राम वन गमन पथ को लेकर सियासत शुरू हो गई। ऐसे में कांग्रेस ने राम गमन पथ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम गमन पथ को लेकर हमारी सरकार के समय कमलनाथ जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की थी, बजट को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। इधर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब राम का अपमान करने वाले ही राम नाम की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का पाखंड बताया है। आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट ने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले राम गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दे दी है। इसी को लेकर सियासत हो रही। चुनावी रामपथ भाजपा की ओर से कोशिश की जा रही है। हमने तो पहले साल में प्रयास किया था, ये अपनी सरकार के जाने के आखिरी साल में प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। इनका कहना है उत्तर प्रदेश में ये बना रहे थे, मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, तो काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। हमने 1000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए थे, इन्होंने 1000 रुपये का उसका बजट कर दिया। तो ये सब चुनावी वर्ष में इनकी केवल आंकड़ेबाजी रहेगी, काम कोई करना चाहते नहीं है। राम के नाम पर जनता को इन्होंने चलाया, बजरंगबली के नाम पर जनता को चलाया। जब उनके लिए काम करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट को आकर के काम कराना पड़ता। भाजपा की सरकार कोई काम नहीं करती। 15 महीने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रही, उन्होंने तो अपने वचन पत्र में वादा किया था कि काम किया कुछ। अरे बात करें तो हमने महाकाल लोक बनाया, अब हम देवी माता लोक बना रहे हैं, अहिल्या माता लोक बना रहे हैं। हम जो कहते हैं उसको करते हैं। हम कोई वचन पत्र की झूठी घोषणा थोड़ी करते हैं कि राम वन गमन पथ बनाएंगे, महाकाल लोक बनाएंगे। कुछ किया क्या? सिर्फ वचन पत्र में शामिल करके झूठी घोषणा करी, जनता को गुमराह किया। 15 महीने में आप देखें, आपने ईंट का टुकड़ा भी रखा क्या, काम भी शुरू किया गया। तमाम हम काम कर रहे हैं, जो हम कहते हैं उसको करते हैं। और हमने न्यास बनाया तो हम उस पर काम भी करेंगे और उसको अमली जामा भी पहनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भगवान राम के नाम पर सियासत हो रही है। इसे समझने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, चुनाव नजदीक हो, भगवान राम का जिक्र ना हो ऐसा होता ही नहीं है, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मेरे राम और तेरे राम। देखिए, अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने में लगभग 6 महीने का समय बाकी है और ऐसे में राम गमन पथ न्यास का गठन करने का जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, उसी को लेकर अब सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पर भगवान राम ने मध्य प्रदेश के जिन हिस्सों से पर अपना वनवास काटा था और जिन हिस्सों से होकर वो गुजरे थे, वो लंबे समय से विकास की बाट जो रहे हैं। अब सरकार ने तय कर दिया है कि राम पथ जो न्यास है उसके जरिए जो निर्माण कार्य होगा, जो पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, जहां जहां पर भगवान राम रुके थे वहां पर उन स्थलों को विकसित किया जाएगा और जिन मार्ग से होकर राम गुजरे थे उन मार्गों को भी विकसित किया जाएगा। और इसी के लिए न्यास का गठन किया गया है, जिसमें 35 कुल सदस्य होंगे, 5 अशासकीय सदस्य नियुक्त होंगे और 28 न्यासी सदस्य इसमें होंगे, जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि पूरे स्थल
को किस तरीके से विकसित किया जाए। लेकिन चुनाव के ठीक पहले सरकार के इस कदम को लेकर सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि चुनाव के पहले राम की याद बीजेपी को आ रही है और 6 महीने पहले रामपथ गमन न्यास का गठन किया जा रहा है और निर्माण कब तक होगा, इसी को लेकर जो है कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जिस तेजी के साथ स्थलों का निरीक्षण किया गया था, जियोग्राफी के जरिए जो रोडमैप तैयार किया गया था, उसी के आधार पर रामपथ गमन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। चुनाव का बिगुल बज चुका है। अपनी अपनी पार्टी से असंतुष्ट नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो वहीं उन्हें मनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। इंदौर बीजेपी ऑफिस में दीपक जोशी से मुरलीधर राव ने लगभग 1 घंटे तक चर्चा की। बंद कमरे में यह मुलाकात हुई। नतीजा क्या निकला, ये सामने नहीं आया। दीपक जोशी मीडिया से बगैर बात किए वहां से चले गए। आपको बता दें कि बीजेपी से नाराज चल रहे दीपक जोशी ने 6 मई यानी कि कल कांग्रेस में जाने की बात कही है। इधर असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उधर दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे नेताओं ने ही दीपक जोशी को कांग्रेस में जाने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया है। चाहता हूं सरकार में बैठे और संगठन में बैठे लोग, कई लोगों ने स्वयं दीपक जोशी को सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया कि आप इस दल को छोड़ के कांग्रेस में जाइए। ये नेताओं का सब दिखावा है। इधर बीजेपी नेता अरुण मिश्रा के भी कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस पर भी नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथी रहे हैं, आज उनको बीजेपी के नेता अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले। अनूप मिश्रा हमारे मित्र हैं, बरसों से हमारे साथी रहे छात्र जीवन से। आज उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह जी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जिसके मामा जी की कृपा से आज शिवराज सिंह 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की कुर्सी में विराजमान है। उनको अपमानित करना, बेइज्जत करना न तो राजनीतिक कार्यकर्ता साथी होने के नाते मैं सहन कर सकता हूं। मैंने उनसे स्पष्ट अनुरोध करूंगा, जाके ग्वालियर शीघ्र जाके भेंट करूंगा कि आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। आपको ससम्मान कांग्रेस पार्टी में मान मर्यादा के साथ रखा जाएगा। इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय भ्रम जाल में है, राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व लोग भाजपा नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस इस समय भ्रम जाल में है। मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से जो परिपक्व लोग हैं, जो राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं और जिनके मन विचार कर्म में देश और संस्कृति है, जिनने सत्ता के लिए सोपान के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी, जिनने समाज कल्याण और लोक कल्याण के लिए लड़ाई लड़ी है, वो लोग किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, जब चुनाव नजदीक आते हैं दल बदल की सियासत हमें देखने को मिलती है। अगर दीपक जोशी के मसले की बात की जाए तो बीजेपी के नेता उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। रघुनंदन शर्मा का तो ये कहना है कि उन्होंने मन मना लिया। आज भी बीजेपी नेताओं ने उनसे मुलाकात की, लेकिन अभी तक खबरें ये नहीं आई हैं, क्योंकि कल उन्होंने कहा है कि कल वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे।
इसको लेकर अभी तक खबर ये नहीं आई है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने या फिर वीडी शर्मा ने दीपक जोशी से बात की हो। अनुराग, देखिए, पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी थी कि पार्टी के जो असंतुष्ट नेता हैं उनको मनाने का काम किया जाए, और यही वजह है कि दीपक जोशी से कई स्तर पर बातचीत हो चुकी है और पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं उनसे फोन के जरिए, मुलाकात के जरिए मनाने का काम कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले अपनों को साथ कर रखा जा सके, लेकिन दीपक जोशी ने ऐलान कर दिया है कि 6 मई को वो कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिस तरीके से असंतुष्टों के लिए, बीजेपी के असंतुष्टों के लिए दरवाजे खोले हैं, उसमें कितने नेताओं की एंट्री होगी ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन शुरुआत उसकी होती हुई नजर जरूर आ रही है। दीपक जोशी को मनाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होती नजर आ रही है, और कल 6 मई पर अब सबकी नजरें होंगी क्या दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि अनूप मिश्रा जैसे नेताओं के लिए भी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ और चेहरे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में कौन पाला बदलकर किस ओर जाता है और किसका पलड़ा भारी होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आपका अनुराग, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चुनावी सरगर्मियों के बीच अब सियासी दलों में जमीनी स्तर पर तैयारियों की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने 1 बूथ 10 यूथ की योजना बनाई है, तो बीजेपी सीधे 2.5 गुना बढ़कर 1 बूथ 25 यूथ के मिशन पर काम में जुट गई है। दावा दोनों का है मैदान मार लेने का। बस कुछ महीने और छत्तीसगढ़ में बजने जा रहा है चुनावी डंका। विधानसभा का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। परीक्षा की घड़ी नजदीक है। परीक्षा कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने की, तो जद्दोजहद बीजेपी की सत्ता में वापस आने की। दोनों ही पार्टियों की कद्दावर नेताओं की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। कमजोर कड़ियां तलाशी जा रही हैं। चुनाव की नीतियां बनाई जा रही हैं। बहुचर्चित आरक्षण का मुद्दा तो केंद्र में है ही, कई और घोषणाएं भी सियासी बाजार में तैर रही हैं। इस बीच दोनों ही दलों में शुरू हो चुकी है बूथ स्तर को मजबूत करने की लड़ाई। ये लड़ाई जिलावार, विधानसभावार चल रही है, ताकि चुनावी निशाने चूक न जाएं। तैयारियों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी की दुखती नस को दबा दिया। कह दिया 1 बूथ 10 यूथ से सुनिश्चित करेंगे जीत। लगातार 15 साल सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से हवा में उड़ने लगे और ग्रास रूट को छोड़ दिया, वही दिखाता है कि वो 15 पे आ गए। आज बूथों पर भाजपा का कब्जा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पिछले चुनाव में बूथों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है और उस पकड़ को और मजबूत करने के लिए 1 बूथ 10 यूथ की योजना लेकर के आई है। 15 साल सरकार में रहने के बाद हाथ से सत्ता जाना, बीजेपी को इसका मलाल तो है, लेकिन गुमान इस बात का भी कि 2018 में शिकस्त के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार बनी। कांग्रेस ने 1 बूथ पर 10 यूथ का नारा क्या दिया, बीजेपी ने 1 बूथ पर 25 यूथ की तैयारी कर ली। सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव जीते हैं और नगरीय निकाय पे जो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए थे उसका कारण से जीते हैं, नहीं तो उसके बाद के जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में यदि आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव 2019 का, तो हम लोग यहाँ 17,000 वोट से जगदलपुर विधानसभा को जीते हैं। हम 1 बूथ पे 25 लोग की तैयारी कर रहे हैं और ये समझते हैं करीबन 5,000 लोगों की टीम हमारी एक विधानसभा में कवर होगी। जगदलपुर विधानसभा में कुल 240 बूथ हैं, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस मजबूत पकड़ का दावा करती है, और इन दावों में कितनी हकीकत है ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल सकेगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, जगदलपुर। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।